हाय हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 3 का सेक्शन बी। ओके, सेट 3 का सेक्शन बी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस सेट का सेक्शन ए हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8 ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स का, 3 मार्क्स। सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब 3 मार्क्स के हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखना। 8A में है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, मतलब स्मॉल जी का वैल्यू क्या है, तो वो क्या है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस आपको ये लिख देना है, 1 मार्क्स आ जाएगा। दूसरा है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ में एक्सप्रेशंस क्या होगा, तो एक्सप्रेशंस हम लोग क्या जानते हैं, G इज इक्वल टू कैपिटल GME बाई RE। यहाँ पे ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू, हाँ ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है m फॉर मास ऑफ द अर्थ एंड RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर। उसके बाद 8 का C है, राइट एनी वन फैक्टर ड्यू टू विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से चेंज होता है, तो चेंज सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ द सर्कल की वजह से चेंज होता है। एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, G इज इक्वल टू कैपिटल GME बाई RE। तो कैपिटल G तो कांस्टेंट है, वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। ME है मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास तो चेंज नहीं होगा। RE रेडियस बस अर्थ का चेंज होता है। अब कैसे रेडियस चेंज होता है, क्योंकि अर्थ ना एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये एलिप्टिकल शेप का होता है। अब यहाँ पर अगर सेंटर ले ले तो सेंटर में अब ये पोल कहलाता है, ये वाला हिस्सा ये पोल कहलाता है, यहाँ पर पोल कहलाता है, यहाँ पे इक्वेटर कहलाता है। अब क्लियरली इस फिगर से देख सकते हैं कि पोल से सेंटर, अर्थ के सेंटर के रेडियस क्या हो गया, कम हो गया एज कम्पेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर वाला क्या हो गया, रेडियस ज़्यादा हो गया। मतलब क्या पर सिर्फ डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस ऑफ द अर्थ पर, मतलब पोल पर है या फिर इक्वेटर पर है। क्यों, क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। क्लियर, मतलब सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ की वजह से चेंज हो रहा है। सो द फैक्टर्स विच चेंजेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg इज अंडर अ टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। एक मास है, ठीक है, 2.5 kg का, उसको एक स्ट्रिंग से लटकाया गया है और उसमें कितना टेंशन है, टेंशन है 200 न्यूटन। ठीक है, द लेंथ इज स्ट्रेस्ड, स्ट्रिंग इज 20 मीटर। ये स्ट्रिंग का क्या है, लेंथ 20 मीटर है। इफ अ ट्रांसवर्स जर्क इज स्टक एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक्स प्लेस टू रीच अदर एंड। अब यहाँ पे कोई जर्क दिया गया तो यहाँ पर एक क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से यहाँ वेव ट्रांसफॉर्म होगा इस स्ट्रिंग में, और ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है कि ये यहाँ तक जाने में, इस वेव को यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये टाइम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस तो ये दिया हुआ है 20 मीटर, ये वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी जब हम लोगों को पता चल जाएगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v। वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √T बाई म्यू। म्यू क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। सो म्यू को m/l लिख सकते हैं हम लोग, म्यू को m/l लिख सकते हैं। T इज इक्वल टू m/l, असेंबल किए TL/m। T टेंशन है, स्ट्रिंग का टेंशन है, वो क्या वैल्यू हो गया 200। L क्या हो गया, लेंथ 20 मीटर, 20 मीटर डिवाइडेड बाय मास क्या हो गया, मास 2.5 kg, यहाँ पर पॉइंट उड़ा है इसलिए 200। ये 200 को हम निकालेंगे रूट से तो 200 आएगा।
25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। सो ये 5 लिख दिए। वेलोसिटी इसके हिसाब से क्या गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या यही इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम तो इजीली निकल जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, सॉरी टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस बाई वी। एस कितना है 20 मीटर और वेलोसिटी कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड। डैट मीन्स सेकेंड यहाँ जाएगा, मीटर मीटर कटा और 1/2। डैट मीन्स टाइम कितना लग रहा है, टाइम 0.5 सेकेंड। यहाँ से इस वेव को यहाँ से इस पॉइंट पर ट्रांसफ़र होने के लिए कितना टाइम लगा 0.5 सेकेंड, हाफ सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। प्रूव दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग मोशंस। अब आप देखो कि जब हम लोग कोई मास स्प्रिंग से मास को क्या कर देंगे लटका देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, नीचे वो गिर जाता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होगा डैट मीन्स कुछ तो वेलोसिटी होगा और इसका कांस्टेंट k है। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो ओमेगा √a² माइनस x² होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर होगा। पोटेंशियल एनर्जी का कोई स्प्रिंग बैलेंस में सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रहा है तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है ½ अब यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो जाएगा m⍵²। रखे, ठीक है, k का वैल्यू x²। काइनेटिक एनर्जी ½ ये हो गया। टोटल एनर्जी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे, कट रहा है ये वैल्यू कट रहा है, बचा क्या ½mω²a²। ये टर्म जो बच रहा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मास भी कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। ए डैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेस कितना किया है, ये मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस्ड किया है वो हो गया। तो ये सारा चीज़ क्या है कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोगों को पता चलता है टू हेंस द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है एंटीसेप्टिक हैव लो सरफेस टेंशन वाई। अब एंटीसेप्टिक होता क्या है, एंटीसेप्टिक ना एक मतलब एक ऐसा जेल या फिर लिक्विड जो क्या करता है कि जो कोई कट उट आपको लग गया हो हाथ में किसी जगह पे या कोई वुंड हो तो वो क्या करता है उसको लगाने से वो उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब उसका सरफेस टेंशन लो होता है। अब सरफेस टेंशन लो होना मतलब क्या हो रहा है कि वो क्या होगा फैल जाएगा। सरफेस टेंशन कोई चीज़ का लो रहता है तो वो फैल जाता है। सरफेस टेंशन हाई, देखो यहाँ पे जैसे सरफेस टेंशन लो है, जैसे पानी का सरफेस टेंशन लो है, पानी को आप कहीं पर गिराओ तो वो क्या हो जाता है फैल जाता है। अब मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन हाई है, वहाँ कहीं पर गिराओ ना तो वो गोल जैसा मोती जैसा शेप ले लेता है। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक जैसे भी ही कहीं पे आपको चोट लगा एंटीसेप्टिक लगाएंगे तो पूरा फैल के लगेगा तो ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए एंटीसेप्टिक को इस तरह से बनाया जाता है कि उसका सरफेस टेंशन क्या हो लो हो, बिकॉज लो सरफेस टेंशन हेल्प्स द एंटीसेप्टिक टू स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया ओवर द वुंड्स। जहाँ पर कट है आपका जख्म है वहाँ पर क्या होगा फैल जाएगा और फिर वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन इट्स बेसिस एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर गैस। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में CP - CV इज इक्वल टू R निकालना है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं, इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, अब इसके लिए जो दो रिलेशन बोल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर गैस, ये रिलेशन डिराइव करना है। चलिए देखते हैं हम लोग रिलेशन क्या CP - CV इज इक्वल टू R प्रूव करना है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर DQ इज इक्वल टू क्या होगा μCP dt स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, मेन बेसिक फॉर्मूला है। और वर्क डन क्या होगा
PdV उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PRT म्यू RdT भी लिख सकते हैं, ठीक है, म्यू RdT। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से हम लोग को क्या निकल रहा है, dQ इज इक्वल टू DW प्लस DU। आप इसमें बेसिक चीज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, dQ इज इक्वल टू DW प्लस DU। dQ का वैल्यू म्यू RdT लिखना, dQ का म्यू CpDT, ठीक है, dW का म्यू RdT और du का म्यू CvDT। सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, म्यू dQ का इक्वेशन 1 से, dW का इक्वेशन 3 से एंड du का इक्वेशन नंबर 2 से। जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप लोग तो क्या होगा, म्यू dt कॉमन निकलेगा, r प्लस CV हो जाएगा। ओके, सो म्यू dt कैंसिल आउट, Cp इज इक्वल टू R प्लस CV, सो Cp ये इधर आया माइनस CV इज इक्वल टू R। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। हाँ देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन 11th का बी छूट गया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन 11th का बी क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड सरफेस टेंशन। मतलब टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा और सरफेस टेंशन में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन कोई भी फ्लूइड का होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई चीज़ क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है। तो देखो ये पानी था फैला हुआ ऐसा, अब इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। जब इसको हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये और ज़्यादा फैल जाएगा। अब ज़्यादा फैल जा रहा था, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, और डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ टेंशन भी डिक्रीज, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने से, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज करता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कोई ऐसा लिक्विड है, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ा हुआ है, जब इसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई अ गैस इज कूल्ड व्हेन एक्सपैंडेड। तो ये एक स्पेशल केस है कि गैस को जब कूल होता है तो एक्सपैंड क्यों करता है, तो ये केस होता है एडियाबैटिक में, ठीक है। एडियाबैटिक में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में dQ इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या जानते हैं, du प्लस dW। हीट अगर कांस्टेंट है, जीरो है, ठीक है, हीट अगर कोई हीट का ट्रांसफर नहीं है तो dW इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ du होगा, ठीक है। अब माइनस ऑफ डी हो रहा मतलब वर्क डन हो रहा है, क्यों, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की वजह से। अब इंटरनल एनर्जी माइनस में है मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो घटेगा ना, तब तो वर्क डन हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, म्यू CvDT। अब म्यू CvDT, अब देखो इंटरनल एनर्जी निगेटिव है, ठीक है, म्यू तो क्या हो रहा है, ये dt टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो मतलब है कि ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो रहा है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होने से वर्क डन क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर जा रहा है, मतलब सडन एक्सपैंड किया, ठीक है। सो गैस इज कूल्ड व्हेन एक्सपैंडेड ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के डिक्रीमेंट की वजह से गैस क्या करता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है। एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग। जब कार चल रहा है तो उसके टायर का एयर प्रेशर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो इंक्रीज करता है, ठीक है। 13 का सी है, नेम द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जिस टाइम में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आप इससे समझो ना, आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन इलास्टिसिटी, डिफाइन करना है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन एंड पोजीशन आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, जब हम लोग इसको ऐसे करके खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या होता है कि जब फोर्स लगाने से कोई बॉडी का शेप एंड साइज डीफॉर्म हो जाता है, मतलब फॉर्म उसका चेंज हो जाता है। तो जब इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, एलोंगेट कर जाता है, बड़ा हो जाता है, छोड़ते हैं तो वापस से अपनी पोजीशन पर वो फिर से आ जाता है, ठीक है। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी बोला जाता है। सेकेंड है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। इट इज़ द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटेलिक मटेरियल बियॉन्ड विच द मेटल और अलॉय और एनी काइंड ऑफ मटेरियल विल एलोंगेट आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब क्या हो रहा है, जैसे आप मान लो कि कोई एक रबर है, ठीक है, रबर बैंड ले लो आप, जब उसको एलोंगेट खींचे जा रहे हो तो एक
स्ट्रेंथ, एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद वो क्या हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो वापस से अपना पोजीशन को मतलब रीगेन नहीं कर पाएगा। अगर हम फोर्स हटा भी दें तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिक लिमिट। क्या होता है इलास्टिक लिमिट? इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स बियॉन्ड विच द मटेरियल कैन नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब ये पेन है, आप इसको खींचे जा रहे हो, एक सर्टेन लिमिट तक वापस अपनी पोजीशन पर आएगा। एक्चुअली इसको समझने के लिए ना हम लोग रबर वाला एग्जांपल लेते हैं कि एक सर्टेन लिमिट तक रबर या फिर स्प्रिंग क्या है, जब इसको खींचते हैं छोड़ते हैं तो वापस से अपना पोजीशन रिगेन कर लेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद ये अपना पोजीशन रिगेन नहीं कर पाएगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, फैला हुआ रह जाएगा। उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। सो ये था सेक्शन सेट 3 का सेक्शन बी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सेक्शन सी करेंगे। इट्स ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।